हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक लर्न। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में। तो पैरेलल प्रोसेसिंग दो वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज द पैरेलल और सेकंड वर्ड है प्रोसेसिंग। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ड की, पैरेलल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपके पास क्या है, मल्टीपल टास्क है। ठीक है, जैसे आपको मल्टीपल टास्क करने हैं एक सिस्टम पे, तो अभी हम क्या करते हैं, हम सिस्टम पे बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। हम वीडियो रन कर सकते हैं एक साथ हम वर्ड पे काम कर रहे हैं, हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे काम एक साथ चल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मल्टीपल टास्क। ठीक है, मल्टीटास्किंग हम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आपके मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे थ्रू द मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, पैरेलल तो नहीं कह सकते, तो जो आपकी पुरानी प्रोसेसिंग थी या ट्रेडिशनल सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग थी, जिसमें क्या होता था कि जब एक टास्क फिनिश होता था तब दूसरा स्टार्ट होता था। लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग क्या करता है, एक लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम को स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट्स में ब्रेक कर देता है और अलग अलग प्रोसेसर्स को क्या कर देता है, असाइन कर देता है, और वो क्या करते हैं, एक साथ कॉन्करेंटली उनको परफॉर्म करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी कंप्यूटेशनल स्पीड जो होती है वो इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और थ्रूपुट भी गुड होता है, अच्छा होता है। अगर हम इसके जो आपके पैरेलल प्रोसेसिंग है, अगर उसके हम कोर आइडिया की बात करें तो आइडिया है डिवाइड एंड कॉन्कर। तो बेसिकली क्या करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर में, आप क्या करते हैं, जो आपका मेन टास्क है उसको डीकम्पोज कर देते हैं इन स्मॉलर सब टास्क। ठीक है, फिर उसके बाद इन सब टास्क को क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट, जो क्या करती है, उनको परफॉर्म करती हैं, या फिर वो सिंगल है या फिर वो मल्टीपल सीपीयूज हैं उनके परफॉर्म करती हैं, या फिर वो क्लस्टर्ड नेटवर्क है। उसके बाद उनका क्या होता है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होता है। पहले डीकम्पोजिशन हो गया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, उसके बाद उनका एग्जीक्यूशन हुआ, फिर उनका क्या हुआ, सिंक्रोनाइजेशन, रीअसेंबली, जिनको जिनको किया गया था वहां से क्या हुआ, प्रोसेसेस के पास से रिजल्ट कलेक्ट किए गए, फिर उनको कंबाइन किया और एक फाइनल ओवरऑल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये होता है आपका पैरेलल प्रोसेसिंग। अब हम टाइप ऑफ पैरेललिज्म की बात कर ले। ठीक है, तो टाइप ऑफ पैरेललिज्म, पैरेलल प्रोसेसिंग कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन हाउ द टास्क आर डिवाइडेड एंड एग्जीक्यूटेड। अगर हम पैरेलल प्रोसेसिंग को कैटेगराइज करें तो किस बेस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, बेस है कि कैसे आप टास्क को डिवाइड कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया डेटा पैरेललिज्म। अब डेटा पैरेललिज्म का मतलब क्या है कि हम क्या करें कि सेम ऑपरेशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, द सेम ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन डिफरेंट सबसेट ऑफ अ लार्ज डेटा सेट साइमल्टेनियसली। अब क्या कह रहे हैं कि सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो आपका डेटा होगा वो डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में या डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स में डिवाइड होगा। जो आपका लास्ट डेटा सेट है उसको क्या करेंगे, क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट सबसेट में डिवाइड होगा और ऑपरेशन परफॉर्म होगा अलग अलग सबसेट पे एक साथ। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, फिल्टर्स। ठीक है, अप्लाइंग द सेम इमेज फिल्टर ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ इमेज ऑन एट द सेम टाइम। हम क्या करें, इमेज फिल्टर यूज कर रहे हैं, आपके पास डिफरेंट रीजन ऑफ एन इमेज की, भाई इमेज के डिफरेंट डिफरेंट रीजन है सेम टाइम में। ठीक है, सेकेंड है आपका टास्क और फंक्शनल पैरेललिज्म। फर्स्ट था डेटा, हमने डेटा को अलग अलग चंक्स में या सबसेट्स में डिवाइड कर दिया। टास्क क्या है, डिफरेंट इंडिपेंडेंट टास्क और प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली ऑफ सेम और डिफरेंट डेटा। ठीक है, हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट टास्क है या प्रोसेसेस है उनको क्या किया, एग्जीक्यूट किया
सेम डेटा हो सकता है या डिफरेंट डेटा हो सकता है, बट आपका क्या डिवाइड क्या होगा, टास्क। जैसे हम वीडियो गेम की बात करें तो वीडियो गेम में क्या होता है, ग्राफिक्स अलग रेंडर हो रही हैं, ठीक है, कोई और अगर कोई एआई है या फिर ऑडियो है, वो सब क्या हो रहा है, सेम टाइम पे काम कर रहा है, सेम टाइम पे वर्किंग हो रही है उनकी, तो उनमें क्या हो रहा है, टास्क अलग अलग डिवाइड है अलग अलग प्रोसेसर्स के साथ। बट क्या है, एक प्रोसेसर आपका ग्राफिक्स रेंडरिंग हैंडल कर रहा है, दूसरा आपको गेम से आई को हैंडल कर रहा है, फिर तीसरा ऑडियो को, ऐसे ही क्या हो रहा है, सेम टाइम पे अलग अलग प्रोसेसर हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। अब ये क्या कहता है, इसमें क्या होता है, टेक्निक्स यूज्ड विद इन अ सिंगल प्रोसेसर, ठीक है। जैसे हम पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, जो टेक्निक यूज होती है एक सिंगल प्रोसेसर के अंदर होती है, जो टू अलाउ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टू बी अ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन। कोई फेच हो रहा है, कहीं पे डिकोड हो रहा है, कहीं पे एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सिंगल प्रोसेसर के अंदर ही हो रहा है, लेकिन वो पाइपलाइनिंग में हो रहा है। जैसे कि पहले हमने क्या किया, एक को फेच किया, वो डिकोड फेज में चला गया, फिर वो डिकोड फेज में चला गया, फिर हमने दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच कर लिया, ठीक है, फिर वो डिकोड वाला एग्जीक्यूट में चला गया, फेच वाला डिकोड में चला गया। तो ऐसे ही क्या होगा, ये प्रोसेसेस अलग अलग उसमें अलग अलग फेजेस में जाते रहेंगे, बट आपका प्रोसेसर क्या है, सिंगल प्रोसेसर है, ठीक है। हार्डवेयर आर्किटेक्चर की बात कर लें, पैरेलल प्रोसेसिंग के हार्डवेयर आर्किटेक्चर की अगर बात करेंगे तो पैरेलल प्रोसेसर इनेबल्ड बाय अ हार्डवेयर डिजाइन फॉर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। भाई हमें क्या करना है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करना है, मतलब एक साथ एग्जीक्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो फॉलोइंग फ्लिंट टैक्सोनॉमी की बात करें तो फ्लिंट टैक्सोनॉमी पे एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्लासिफिकेशन किया गया है फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। फर्स्ट है आपका आर्किटेक्चर SISD, जिसको हम कहते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो उसमें स्टैंडर्ड सिंगल प्रोसेसर होता है, सीक्वेंशियल कंप्यूटर होते हैं, जनरली नॉट कंसीडर्ड पैरेलल, ठीक है। पैरेलल हम बात नहीं करें, पैरेलल नहीं होता है इसमें। जैसे हम ओल्डर पीसीस, पुराने टाइम के पीसीस की पर्सनल कंप्यूटर्स की बात कर ले तो SISD होता था, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल प्रोसेसर होता था, सीक्वेंशियल कंप्यूटर होते थे, तो पैरेलल नहीं होता था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे SIMD की, उसको कहते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट डेटा स्ट्रीम्स, ग्रेट फॉर डेटा पैरेललिज्म, ठीक है। हमने बात करी थी डेटा पैरेललिज्म की, तो बेसिकली सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है डिफरेंट डेटा स्ट्रीम पे। अगर हम डेटा पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट यही कहता है, जैसे आपके जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं या वेक्टर प्रोसेसर्स होते हैं, उनमें SIMD यूज होता है। नेक्स्ट है MISD, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ऑपरेट होती है सेम डेटा स्ट्रीम पे, रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिस, बहुत कम यूज होता है, ठीक है। मल्टीपल सबसे ज्यादा जो यूज होता है, अभी हम MISD की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ऑपरेट होता है ऑन द सेम पैटर्न ऑफ डेटा पे, सेम डेटा स्ट्रीम है, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम होते हैं, उसमें यूज होता है, बट ये थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल इसका कुछ भी नहीं है। MIMD की बात कर लो आप, तो आपका मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा, ठीक है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऑन डिफरेंट डेटा स्ट्रीम पे एक साथ काम करते हैं, ठीक है। टास्क पैरेललिज्म जिसकी हम बात करें, मल्टी कोर CPUs हो गए, सुपर कंप्यूटर्स हो गए, नेटवर्क क्लस्टर सिस्टम्स हो गए, इनमें यूज होता है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है MIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। Today's personal computers and serves primarily use MIMD architecture with multi-core CPUs, allow you to run multiple application and tasks simultaneously. अब हम बात करते हैं पाइपलाइनिंग की, ठीक है। पाइपलाइनिंग इज अ फंडामेंटल टेक्निक इन अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। किस लिए हम यूज करते हैं, इंक्रीज करने के लिए प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट। इसमें क्या है कि आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक पाइपलाइन में, पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट ही मतलब बेसिकली पाइपलाइन का क्या होता है कि आपके पास है इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एक
सिंगल लाइनिंग में है जिससे, ठीक है, पाइपलाइनिंग जैसे पाइपलाइन होता है आपके घरों में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि आपके पास बेसिकली एक बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है, उसको आप क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल सब इंस्ट्रक्शन में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। स्मॉलर इंडिपेंडेंट होंगे, इनको हम स्टेजेस कहते हैं, सिमिलर टू असेंबली लाइन इन अ फैक्ट्री। जैसे हम किसी फैक्ट्री की बात कर लें तो बेसिकली असेंबल लाइन हो रहा है। जब पैकेजिंग की बात कर लो तो क्या होता है, आपके पास प्रोडक्ट आए, आपके पास पैकेजिंग मशीन है, प्रोडक्ट बहुत सारे वेज से होके आता है, बहुत सारे बीच में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जहाँ से प्रोडक्ट आपका बन के आता है, फिर वो पैकेजिंग की लाइन पे जाता है, वहाँ पे पैक होता है, वहाँ पे और बहुत सारे मशीनरी लगी होती है, फिर फाइनल प्रोडक्ट पैक होके एक जगह पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। उस तरीके से क्या होता है इसमें कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस ब्रेक होते हैं, परफॉर्म होते हैं, फिर उनका एंड रिजल्ट आपके पास एक कंबाइन होके आ जाता है, ठीक है। Instead of waiting for one instruction to complete all its steps before starting the next one, pipelining allow multiple instruction to be processed simultaneously, each residing in a different stage of the pipeline। जैसे कि हम वही बात कर रहे थे कि एक fetch में है, एक decode में है, ठीक है, एक एग्जीक्यूट में है। तो फेच वाला डिकोड में आ गया, डिकोड वाला एग्जीक्यूट में आ गया, वापस फेच में कोई आ गया, डिकोड वाला एग्जीक्यूट के पास चला गया तो यहाँ पे आ गया। बेसिकली क्या है, हर स्टेजेस में जाते रहता है और आपका क्या होता है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली क्या होती है, प्रोसेस्ड होती रहती है। स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की अगर हम बात कर लें कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट होता है इंस्ट्रक्शन फेच, रीच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, फेच हो गया। इंस्ट्रक्शन डिकोड, डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड फेचेस ऑपरेंड फ्रॉम रजिस्टर्स। फिर एग्जीक्यूट, परफॉर्म द अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। फिर मेमोरी एक्सेस, एक्सेस डेटा मेमोरी फॉर लोड स्टोर ऑपरेशन। फिर राइटिंग बैक, राइट द रिजल्ट बैक टू अ रजिस्टर, ठीक है। ये 5 स्टेजेस होते हैं आपके, ठीक है। अगर हम असेंबली लाइन एनालॉगी की बात करें कि अगर कोई एक लेट्स सपोज एक कार असेंबली लाइन है, तो क्या होता है ईच स्टेशन पे या स्टेजेस पे, जैसे आपके क्या हो रहा है कि इन द फर्स्ट टाइम यूनिट कार वन एट द स्टेशन, ठीक है। एक फर्स्ट टाइम यूनिट की बात करें तो कार वन क्या है, स्टेशन 1 पे है। सेकेंड टाइम यूनिट की बात करें तो जो कार है 1 वो क्या स्टेशन 2 पे है, मतलब इंस्ट्रक्शन फेच में थी, ठीक है। फिर वो कहाँ आ गई, नेक्स्ट वाले फेज डिकोड फेज में आ गई, इंस्ट्रक्शन डिकोड में आ गई, और सेकंड कार कहाँ आ गई, इंस्ट्रक्शन फेच में आ गई, ठीक है। फिर ये तब तक होता रहेगा जब तक आपका एक न्यू कार इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली एवरी टाइम यूनिट की क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो वापस से रिस्टोर हो जाएगा। तब मतलब फर्स्ट वाली कार क्या होगी, यहाँ से डिकोड फेज में आ गई, डिकोड से वो एग्जीक्यूट में जाएगी, एग्जीक्यूट से क्या होगी, वो वापस से एग्जीक्यूट होके वापस से एंड रिजल्ट के पास जाएगी या वो बाहर जाएगी जो भी कार ओनर है उसके पास, ठीक है। उससे पहले क्या हो रहा है, कार 2 डिकोड में गई, कार 2 आईडी में गई, आईएफ में कार 3 आ गई। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जब तक आपका क्या होगा, जब तक आपका पाइपलाइन फुल नहीं हो जाएगा या फिर जब तक आपका जो कार का टाइमिंग है या फिर जो आपका टाइमलाइन है जब तक वो क्रॉस नहीं हो जाएगा तब तक आपका प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा, ठीक है। द टाइम इट्स टेक फॉर वन इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट इज द लेटेंसी विच में स्लाइटली इंक्रीज ड्यू टू ओवरहेड बट द थ्रूपुट इंक्रीज इंस्ट्रक्शन क्लॉक पर साइकिल वंस द पाइपलाइन इज फुल। तो बेसिकली क्या है कि प्रोसेसर कंप्लीट वन इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल वंस द पाइपलाइन इज फुल, वो काम करता रहेगा जब तक आपकी पाइपलाइन फुल नहीं हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पाइपलाइन हैजार्ड की। अब पाइपलाइन हैजार्ड क्या है कि आपके पास not perfectly efficient and can be slowed down which require the pipeline to stall or flush। कि आप क्या हो रहा है, आपकी कार इंस्ट्रक्शन फेज में, मतलब आपकी कार आई, आपकी कार स्टेशन पे कार आई, ठीक है, कार आई और क्या हुआ, वो कार आगे गई सर्विसिंग के लिए, बट उसमें कोई मेजर इश्यू आ गया या फिर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ये लाइन आगे बढ़ी नहीं। तो उस केस में क्या आएगा, आपकी जो एफिशिएंसी है या फिर जो काम हो रहा है वो क्या होगा, बीच में स्लो डाउन हो जाएगा,
तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, या तो उस कार के लिए आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट डे अपडेट दोगे या फिर वो वापस चली जाएगी, इट्स डिपेंड ऑन द दैट कंपनी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, प्रोसेसर क्या करेगा, जब तक उसमें क्या होगा कि एक हैजार्ड होते हैं, पाइपलाइन हैजार्ड, मतलब बीच में कोई इश्यू आ गया जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका जो एफिशिएंसी है वो क्या है, स्लो डाउन हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उस पाइपलाइन को फ्लश करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि आपको कार के अगेंस्ट कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अब हम बात करें कि हैजार्ड किस किस तरीके के आ सकते हैं, या प्रॉब्लम इन पाइपलाइन किस किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम हैजार्ड बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट है स्ट्रक्चरल हैजार्ड। इसमें क्या है कि टू इंस्ट्रक्शन रिक्वायर द सेम हार्डवेयर रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। ले सपोज कि आपके पास क्या है, दो इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन उनको क्या चाहिए, सेम हार्डवेयर चाहिए, सेम हार्डवेयर रिसोर्स चाहिए, उस पर्टिकुलर सेम टाइम में उनको क्या सेम हार्डवेयर रिसोर्स यूज करना है। अब उसमें केस में क्या होगा, आपके पास स्ट्रक्चरल हैजार्ड आ जाएगा, उस टाइम भी प्रॉब्लम आएगी, तो वो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल हैजार्ड। बेसिकली उसमें स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है कि आपको आपके सीपीयू जो है उसमें जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो जो दो इंस्ट्रक्शन है, दो फेजेस में आई, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन को सेम हार्डवेयर चाहिए, हार्डवेयर रिसोर्स चाहिए परफॉर्म करने के लिए, तो स्ट्रक्चर हैजार्ड। नेक्स्ट हो गया डेटा हैजार्ड। अब डेटा हैजार्ड क्या है कि एन इंस्ट्रक्शन नीड्स द रिजल्ट ऑफ अ प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। आपके पास दो इंस्ट्रक्शन है, लेकिन फर्स्ट जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड करती है ऑन द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब इस केस में क्या होगा, फर्स्ट ए का जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे बी को वेट करना पड़ेगा। अब इस केस में क्या आ जाएगा, डेटा हैजार्ड, बिकॉज आपके दो इंस्ट्रक्शन में एक इंस्ट्रक्शन को दूसरे इंस्ट्रक्शन के डेटा की नीड है, राइट। तो ये क्या हो गया, डेटा हैजार्ड। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल हैजार्ड। अब कंट्रोल हैजार्ड क्या है कि आपके पास ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपके पास कोई इफ स्टेटमेंट का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। The processor may not which instruction to fetch next until the branch condition is evaluated. ठीक है, potentially requiring the flush of incorrectly fetched instruction from the pipeline। तो फिर इस केस में क्या होगा, कंट्रोल हैजार्ड आ जाएगा। अगर आपके पास कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन आती है तो प्रोसेसर ये नहीं समझ पाता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले इवेलुएट होगी, ठीक है। तो वो पूरा इवेलुएट, जब तक वो पूरा आपका जब ब्रांच इवेलुएट नहीं हो जाता है, ब्रांच पूरा हो नहीं जाता, तब तक पता नहीं चल पाता है। तो इस केस में क्या होता है, उसको फ्लश करना पड़ता है, जो भी हमने फेच जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने ली है वो जो इनकरेक्ट ली गई है, तो उस केस में क्या, उस केस को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल हैजार्ड। तो आपकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड आए तो स्ट्रक्चरल हैजार्ड, डेटा आया तो डेटा हैजार्ड, और जब भी हम बात करते हैं कंट्रोल, मतलब आपके पूरे इंस्ट्रक्शन में कुछ इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन फेच हो जाती है तो वो हो जाता है कंट्रोल हैजार्ड। ठीक है, हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की। अब इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की बात करें तो बेसिकली क्या है, ये टेक्निक है जो क्या कहते हैं, यूज टू डिजाइन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू इंक्रीज द इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट के इंक्रीज करने के लिए इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन डिजाइन की जाती है। इट्स अ टेक्निक जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की थ्रूपुट को इंक्रीज करती है। It works by the down the execution of an instruction into a sequence of smaller distinct stages, allow multiple instruction to be processed simultaneously in different stages of the pipeline। ठीक है, ये है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। तो बेसिकली वो ब्रेक करता है इंस्ट्रक्शन को स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर एंड डिस्टिंक्ट स्टेजेस में, उसके बाद उनको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पाइपलाइन में जाके प्रोसेस करता है। ठीक है, अब हम इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के की स्टेजेस की बात कर लें तो फर्स्ट होता है IF, ID, EX, MEM। ठीक है, ये हमने पहले भी देख लिया था। ठीक है, उसके बाद होता है, ये था इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है आपका अरिथमेटिक पाइपलाइन। ठीक है, अरिथमेटिक पाइपलाइन में क्या होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसको क्यों यूज करता है, इनहेंस द स्पीड एंड थ्रूपुट ऑफ कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक ऑपरेशन। जैसे फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन की बात कर लो, फिक्स पॉइंट मल्टीप्लिकेशन की बात कर लो, तो जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक ऑपरेशन है उनको स्पीड अप करने के लिए यूज करा जाता है अरिथमेटिक पाइपलाइन। पे क्या करता है, ये बेसिकली ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक
ऑपरेशन को सीक्वेंस ऑफ स्मॉलर मैनेजेबल सब ऑपरेशन में, किसमें, स्मॉलर और मैनेजेबल सब ऑपरेशंस में, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उनको प्रोसेस करता है। जैसे हम अ कॉमन एंड क्लियर एग्जाम्पल ऑफ एन अरिथमेटिक पाइपलाइन इज द फ्लोटिंग पॉइंट एडर, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट एडर की बात कर ले हम, तो फर्स्ट है आपका कंपेयर एक्सपोनेंट, ठीक है। सब्सट्रैक्ट टू एक्सपोनेंट टू फाइंड द डिफरेंस एंड डिटरमाइन द लार्ज एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट को कंपेयर करने के लिए। दूसरा है मेंटिसा, अलाइन मेंटिसा, शिफ्ट द मेंटिसा, फ्रैक्शनल पार्ट मेंटिसा जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ऑफ द नंबर विद द स्मॉलर एक्सपोनेंट टू द राइट बेस्ड ऑन द डिफरेंस कैलकुलेटेड, फिर ऐड और सब्सट्रैक्ट करना मेंटिसा को, फिर रिजल्ट को नॉर्मलाइज करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिस्क पाइपलाइन की। तो रिस्क रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर पाइपलाइन कहते हैं। It was introduced to execute as fast as one instruction per clock cycle. RISC pipeline basically क्या करता है, simplify the computer architecture design. It relates to what is known as the semantic gap. This is the difference between the operation provided to the high level languages and those provided in the computer architecture. तो इस consequences को avoid करने के लिए क्या करता है, यहाँ पे क्या होता है, टू एड लेयर्स कॉम्प्लेक्सिटी। एक तो होता है RISC जिसको हम कहते हैं रिस्क, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगर आपके पास जो, अगर हम बात करें कि अवॉइड, अगर हम प्रोवाइड इन द हाई लेवल लैंग्वेज एंड दोज प्रोवाइड इन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, तो ये बेसिकली नोन एज द सिमेंटिक गैप। तो this also increase the number of complexity and instruction together with increase the number of addressing mode। अगर आप क्या होता है, आपका जो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होने जाती है। अगर हम बात करें कि आपके एड्रेसिंग मोड जो होते हैं वो क्या करें, नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड अगर इंक्रीज होते हैं, मतलब अगर हम बात करें कि अब एड्रेसिंग मोड की बात करें, अगर आप एक इंस्ट्रक्शन की बात करो उसमें नंबर ऑफ जो एड्रेसिंग मोड्स हैं, एक इंस्ट्रक्शन में अगर नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि कैसे हम फेच करेंगे, अगर उनमें हम एड्रेसिंग मोड्स की बात करें तो 2 to 3 या 3 to 4 एड्रेसिंग मोड यूज होने लग जाए फेच करने के लिए, तो वहां पे क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। दोनों क्या है, पाइपलाइन है, सिस्क पाइपलाइन एंड रिस्क पाइपलाइन। रिस्क की बात कर लो तो मेन बेनिफिट क्या है रिस्क को, इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन एट द क्लॉक पर वन साइकिल इज continually not applicable because each instruction cannot be fetched from memory and implemented in one clock cycle correctly under all circumstances, ठीक है। तो रिस्क बेसिकली बेनिफिट क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करता है एट द कॉस्ट ऑफ वन क्लॉक साइकिल, ठीक है, जो कि नॉट एप्लीकेबल, कंटिन्यूली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है कि मेमोरी से और इम्प्लीमेंट, मेमोरी से फेच भी हो और इम्प्लीमेंट भी हो वन क्लॉक साइकिल में, ठीक है। तो रिस्क कंपाइलर क्या करता है, रिस्क कंपाइलर बेसिकली सपोर्ट देता है टू ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है रिस्क प्रोसेसर, which depends on the adaptability of the compiler, identify and reduce the delay encounter with these issues, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिस्क की बात कर लो तो फर्स्ट है आपका keep the most frequently accessed operands in CPU register. It can minimize the register to memory operations. It can use a high number of register to enhance operand referencing and decrease the processor memory traffic. तो बेसिकली क्या करता है, हाई नंबर ऑफ रजिस्टर्स को यूज करता है इनहेंस करने के लिए ऑपरेंड रेफरेंसिंग एंड डिक्रीज द प्रोसेसर मेमोरी ट्रैफिक. इट कैन ऑप्टिमाइज the design of instruction pipelines such as the minimum compiler code generation can be achieved. It can use a simplified instruction set and leave those complex and unnecessary instructions. ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पाइपलाइनिंग.
ठीक है, रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.